मल्होत्रा हाउस में खूब शोर और हंगामा हो रहा था। हर तरफ लोग आ जा रहे थे। कोई मिठाई के टोकरे ले जा रहा था तो कोई फूलों से सजी सीढ़ियों चढ़ रहा था। ये सारी व्यवस्था विशाल मल्होत्रा के इकलौते बेटे अजय मल्होत्रा की शादी के लिए थे, जिसकी शादी विशाल के बचपन के दोस्त अमरीश की इकलौती बेटी श्रद्धा से हो रही थी। विशाल और अमरीश स्कूल के समय के साथ थे। विशाल ने बिजनेस में डिग्री लेकर अपना फैमिली बिजनेस संभाल लिया, जबकि अमरीश सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके 16 साल पहले बेंगलोर से अमेरिका चला गया था। जब वो अमेरिका गए तो उनकी बेटी श्रद्धा 2 साल की थी। दूसरी ओर विशाल के परिवार में उसकी धर्मपत्नी सुनीता, बेटा अजय, बेटी निधि थे। निधि शादीशुदा थी, जबकि श्रद्धा और अजय भी एक दूसरे को पसंद करते थे। दोनों ने फोटोज़ में भी एक दूसरे को देखा हुआ था। साथ वीडियो चैट पर भी उनकी बातें होती रहती थीं। विशाल ने अमरीश और उनके परिवार के ठहरने की व्यवस्था अपने दूसरे बंगले में करवाई थी। माँ, आप ये सारी ड्रेसेस देख लीजिए, निधि ने अपनी माँ सुनीता के कमरे में आकर कहा। और फिर एक एक करके निधि ने अपनी माँ को संगीत, बारात और रिसेप्शन के ड्रेसेस दिखाए। निधि, तूने तो मेरी खुशी को और दुगना कर दिया है। तूने मेरी उम्मीद से बढ़कर शॉपिंग की है। माँ, आप भी ना शानदार तैयारी क्यों ना करती? आखिर मेरे इकलौते भाई की शादी है। दिल खोलकर अरमान निकालूंगी, कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। निधि बेटा, मैं ये सोच रही थी कि बाकी समय तो ठीक है, मगर शादी में दुल्हन का जोड़ा, उसका अंदाज पारंपरिक होना चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं माँ। बेटा, तुम जानती हो कि श्रद्धा का मॉडर्न हेयर कट हुआ है और वो पारंपरिक कपड़ों पर जचता नहीं है। मेरी तो इच्छा है कि इन सब कपड़ों के साथ श्रद्धा के लंबे बाल होते तो बहुत सुंदर लगती। ये बात सुनकर निधि की हंसी छूट गई। अरे माँ, ये भी कोई टेंशन वाली बात है? आज के समय में कुछ भी असंभव नहीं है। आप चिंता ना करें, आपकी बहू के घुटनों तक लंबे बाल होंगे। सच और नहीं तो क्या, आजकल एक से एक हेयर प्रोडक्ट मिलते हैं जो आपके छोटे बालों को घुटनों तक और लंबे बालों को छुपाकर बॉयकॉट सब कुछ कर देती हैं। अमरीश की फ़्लाइट लैंड कर चुकी थी। उन्होंने जहाज़ से उतरकर गहरी सांस ली। अपने देश की हवा में रची बसी जानी पहचानी अपनाइत की महक को अपने रोम रोम में महसूस कर रहे थे। 17 साल का समय बहुत होता है अपनी ज़मीन और अपने लोगों से दूर रहकर गुजारने के लिए, मगर अपनी बेटी श्रद्धा के जवान होने के बाद उन्हें वापस आने की इच्छा होने लगी। उन्होंने फैसला किया कि वो परदेश में नहीं बल्कि अपने देश में बेटी ब्याहेंगे, ताकि उनका रिश्ता अपने देश से ना टूटे। उनकी ये परेशानी बचपन के दोस्त विशाल ने दूर कर दी। विशाल ने 1-2 चक्कर लगाए थे अमेरिका के, वहीं श्रद्धा को पसंद किया, बहू बनाने का फैसला किया। दोनों दोस्त जल्द से जल्द इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए उत्सुक थे। गाड़ी मार्केट के सामने रुकी। निधि अपना बैग कंधे पर लटकाकर गाड़ी से बाहर निकली और उस दुकान पहुंची जो उसको उसकी दोस्त ने बताई थी। निधि दुकान के अंदर गई तो उसका स्वागत ज़मीन से छत तक सजी अलग अलग प्रकार की विग्स ने किया, जिनमें हर कलर और हर स्टाइल की विग रखी थी। निधि अभी देख ही रही थी कि उसकी नज़र एक जगह ठहर गई जहाँ एक आदमी खड़ा नजर आया। एक्सक्यूज़ मी, निधि ने उससे बोला तो वो आदमी पीछे मुड़ा। जी, मुझे लंबे बालों वाली विग चाहिए। नो प्रॉब्लम मैम, मिल जाएगी, उस आदमी ने कहा और अपने काउंटर से कुछ डिब्बे निकाले। एक डिब्बा खोला तो उसमें गोल्डन बालों वाली विग निकली। नहीं, मुझे बड़ी लेंथ के चाहिए, कम से कम घुटनों तक आती हो, और मुझे इस शेड में नहीं चाहिए, मुझे ब्लैक ब्राउन शेड में चाहिए। लेट मी चेक मैम। वो आदमी दोबारा नीचे झुककर देखने लगा। सॉरी मैम, मेरे पास अभी तो यही है। ओह नो, ये तो बहुत गलत हुआ। यहाँ कोई और शॉप है इस तरह की? मैम, आपको आज ही चाहिए बाल? नहीं, आज तो नहीं, मगर 2-3 दिन में ज़रूरी चाहिए। नो प्रॉब्लम, हम 2 दिन में आपका हेयर पीस आपके घर पहुँचा देंगे। रियली? यस मैम, मगर मैं एक बात क्लियर कर दूं, हम असली बालों की विक्स बनाते हैं तो आपको काफ़ी महंगी पड़ेगी। रियल बालों की कॉस्ट लेंथ के हिसाब से बढ़ती जाती है। अगर आपको सस्ती चाहिए तो नायलॉन में बनवा लें। नहीं नहीं, मुझे रियल बाल ही चाहिए और आप पैसों की चिंता ना करें। ठीक है मैम, आप 10,000 एडवांस देकर अपना एड्रेस लिखवा दें। ये ले भैया आपके पैसे, और आप याद रखिएगा ऑर्डर लेट नहीं होना चाहिए। डोंट वरी मैम, हम आपका ऑर्डर कोशिश करेंगे समय से पहले ही पहुँचा दें। अमर और प्रेम एक ढाबे में बैठे खाना खा रहे थे। अमर के मोबाइल में कॉल आई। उसने कॉल रिसीव की और प्रेम से कहने लगा, चल आजा प्रेम, एक और काम हाथ लगा है। आइटम की डिलीवरी 2 दिन में करनी है, हमें इसके लिए जल्द से जल्द काम करना होगा। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे, उनके कानों में शोर की आवाज़ सुनाई दी। दोनों आवाज़ की तरफ मुड़कर देखने लगे। वहाँ काफ़ी सारे लोग सड़क से नीचे कच्चे की तरफ भाग रहे थे और साथ साथ चीख भी रहे थे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इसको जाने ना पाए, जल्दी पकड़ो, बच ना जाए कहीं। वो दोनों दौड़कर उसकी तरफ गए। प्रेम ने एक लड़के से पूछा, क्या हुआ, क्या कोई चोर है? नहीं भैया, लोगों ने एक डायन को रंगे हाथ पकड़ा है। वो बच्चा चुरा रही थी। एरिया के 10 बच्चे मिले हैं, बगैर कलेजे के
आज तो हम इसे जलाकर भस्म कर देंगे, उसने कहा और आगे बढ़ गए। अमर ने प्रेम को इशारा किया और वो दोनों वहीं रुक गए। चल ना अमर, देखते हैं। चल के प्रेम बोला। छोड़ यार, हमें क्या, होगी कोई बेचारी गरीब लड़की, बड़े लोग अपना काम निकाल कर उनसे जान छुड़ाने के लिए डायन बनाकर उनका किस्सा तमाम करवाते हैं। टीन की चादर से बने क्वार्टर को प्रेम ने बजाया। अंदर से औरत की कड़क आवाज़ आई, आज खुला है। दोनों अंदर चले गए। अमर, तू बड़े दिनों बाद आया? औरत ने कहा, हाँ, तुझे तो पता है कि धंधे के लिए कितने हाथ पैर मारने पड़ते हैं, क्या करें, सारा खेल ही पैसों का है। औरत बोली। फिर उसने पलंग के नीचे से एक बड़ा सा थैला निकाला और अमर प्रेम के आगे कर दिया। कितना माल है? प्रेम ने पूछा। 10 हैं पूरे। बड़े नहीं हैं, छोटे हैं, औरत बोली। तो अमर मायूस हो गया। क्या मुझे खास माल मिल सकता है? बहुत बड़ा बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा, अमर ने हाथ से बताया तो औरत ने नामे गर्दन हिला दी। आज तो क्या, अगले 2-3 हफ्तों तक भूल जाओ। क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने सरकार से शिकायत कर दी है। आजकल बहुत सख्ती है कब्रिस्तान में, चौकीदार खड़े रहते हैं हर समय वहाँ। तो फिर तू ये कहाँ से लाई है? ये तो गरीब घरों की लौंडियों ने दे दिए हैं जिन्हें रोटी के लाले पड़े थे। औरत ने हथेली पर तंबाकू को मसलते हुए कहा। वहाँ से नहीं मिल सकते क्या? अरे नहीं, मैं पहले ही वहाँ से सब समेट लाई हूँ। खेती उगने में तो समय लगता है ना, जादू नहीं कि छू मंत्र करवा कर मिल जाएंगे। अमर ने रुपए गिन कर उस औरत के हाथ पर रखे और वहाँ से उठ गया। अब उसे चिंता हो रही थी। प्रेम और अमर बालों का घिनौना धंधा करते थे। उनको बाल यही औरत सप्लाई करती थी। या तो वो गरीब मजबूर लड़कियों को अपने बाल देने पर मजबूर करती थी, या फिर उससे भी डरावने तरीके से कब्रिस्तान में दफनाई जाने वाली औरतों के बाल काटकर। कब्रिस्तान मुसलमानों का था और वहां जाकर ये बहुत मुश्किल काम था। प्रेम और अमर उस औरत से बाल लेकर उन्हें आगे महंगा बेचते थे और दुकान वालों से अपना कमीशन अलग लेते थे। मगर आज का ऑर्डर अमर के गले में अटक गया था। हर तरफ से नाकामी हुई थी। उसने और लोगों से भी मालूम किया था जो इस धंधे में थे। समय बीता जा रहा था और अमर की चिंता बढ़ती जा रही थी। दोनों बातें करते हुए जा रहे थे कि एकदम प्रेम को ठोकर लगी। वो नीचे गिर गया। हल्का अंधेरा था। अमर प्रेम को उठाने झुका तो उसके हाथ में चुनरी आ गई। साथ एक औरत जमीन पर पड़ी नजर आई। कौन हो तुम? अमर ने पूछा तो औरत ने अपने खून से लथड़े हाथ जोड़े और अमर से बोली, सहायता करो मेरी, वो लोग मुझे मार देंगे। तुम वही हो जिसे लोग डायन कर ढूंढ रहे हैं? नहीं बाबू, मैं डायन नहीं हूँ, सब झूठ कह रहे हैं, उस औरत ने कहा और अमर की कमीज पकड़कर उठने की कोशिश की। अमर ने उसे बाजू से पकड़कर उठाया तो वो पूरी खून से लथपथ हो रही थी। औरत झुकी हुई थी। जब वो सीधी होने लगी तो उसके घुटनों को छूती चुटिया आगे आ पड़ी। उसकी चुटिया अमर की नज़र के सामने लहराई तो अमर के दिमाग में बिजली से चमकी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा उनसे, उसने घायल औरत से कहा और उसको हाथों से पकड़कर सहारा देकर एक पत्थर पर बिठाया। साथ ही उसने प्रेम को पीछे आने का इशारा किया। जैसे ही प्रेम पीछे आया, अमर ने झट से उस औरत के बालों को गुद्दी से पकड़ लिया। ला दे यार, प्रेम ने उसे पीछे से कैंची दी जो वो अक्सर अपने साथ बैग में रखते थे। दूर से लोगों का शोर भी सुनाई देने लगा। औरत डर और दर्द से चीखने लगी, दया करो, मुझे जाने दो। मगर अमर ने औरत के बाल गुद्दी से काट लिए और उसे जोर से धक्का दे दिया। औरत चीखती हुई जमीन पर औंधी जा पड़ी। इतने में बहुत सारे लोग वहां आ गए। ये रही डायन, एक आदमी ने औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा तो सारे लोगों ने उसे घेर लिया। भीड़ में से एक आदमी आगे बढ़ा। उसके हाथ में कैन था जो पेट्रोल से भरा हुआ था। उसने उस औरत पर छिड़का और आग लगा दी। जैसे ही औरत को आग लगी, अमर की नज़र उसकी उंगलियों पर पड़ी तो वो पल भर के लिए चौंका रह गया। उसका शरीर खूं खूं करके जलने लगा। वो जलती हुई औरत इधर उधर चीखती हुई लड़ रही थी। फिर धीरे धीरे उसकी हरकत और चीखों में कमी आती गई और कुछ देर बाद वहाँ राख का ढेर बन गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपके कारण इस डायन से छुटकारा मिला है। अरे ये तो मेरा सौभाग्य था जो मैं किसी के काम आ सका। हेलो मैम, आप निधि बात कर रही हैं? जी हाँ, मैं निधि हूँ। मैम, आपने जो हेयर पीस ऑर्डर किया था वो रेडी है। हमने आपका ऑर्डर डिलीवर कर दिया है, आपको मिल जाएगा। थैंक यू, आपने तो मेरी चिंता दूर कर दी। बेटी श्रद्धा, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। निधि और उसकी माँ सुनीता। हेलो निधि ने उठकर श्रद्धा को गले लगाया। श्रद्धा ने सुनीता के चरणों को छूकर आशीर्वाद लिया और फिर सोफे पर बैठ गई। श्रद्धा, असल में हमें तुमसे एक बात डिस्कस करना थी। निधि बोली। मम्मा की इच्छा है कि तुम शादी में ट्रेडिशनल वे में तैयार हो। ये कहते हुए उसने लंबे बाल बॉक्स में से निकाल कर दिखाए। श्रद्धा कुछ देर खामोश रही तो निधि और सुनीता एक दूसरे की तरफ देखने लगी। बेटी, ये सिर्फ मेरी इच्छा है, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो कोई बात नहीं। यू नो आंटी, मुझे लॉन्ग हेयर्स का बहुत शौक है, मगर अमेरिका का लाइफ स्टाइल चेंज है तो मैंने बाल भी उसी हिसाब से रखे हैं। आंटी, आपकी इच्छा मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अगर मुझे ये पसंद ना भी होते तो भी मैं आपके लिए ज़रूर लगाती, आप चिंता ना करें।
श्रद्धा की बात सुनकर सुनीता खुशी से फूली न समा रही थी कि इतने संस्कारों वाली बहू मिली है। श्रद्धा तैयार होने के लिए सैलून में गई। मैम, आपके हेयर पीस को आपके बालों के साथ अटैच करके फिक्स कर दूं? हाँ, ऐसे फिक्स कीजिएगा कि मुझे बार बार लगाने ना पड़े। आपको तो पता है शादी में कितने सारे फंक्शंस होते हैं। ओके मैम, मैंने फिक्स कर रही हूँ। जब आपको निकालने हो तो आप सैलून आ जाइएगा। वैसे ये 3 सप्ताह तक आप अपने आप नहीं निकलेंगे, ब्यूटिशियन ने बताया और फिर बालों को श्रद्धा के सर के बालों के साथ अटैच कर दिया। श्रद्धा ने तैयार होकर अपने आप को देखा। बाल बिल्कुल रियल लग रहे थे। संगीत शुरू हो गया। सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। श्रद्धा को अपने सर के पिछले हिस्से में सनसनाहट सी महसूस हुई, मगर उसने ज़्यादा ध्यान न दिया। दोनों ओर से लड़कों की टीम और लड़कियों की टीम में कांटेदार मुकाबला हो रहा था। स्टेज पर बैठी श्रद्धा के सर में हल्का हल्का दर्द होने लगा। उसने निधि को इशारे से बुलाया। फिर उसने निधि के कान में कहा कि तो वो चिंतित हो गई और बोली, पहले मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, फिर पेन किलर्स ले देती हूँ। श्रद्धा ने थोड़ा सा खाना खाया, फिर निधि ने उसे पेन किलर दी। बराबर में बैठे अजय ने मौका देखकर श्रद्धा की तारीफ की, मगर श्रद्धा अपने आप को बहुत लेजी फील कर रही थी। तकरीबन आधी रात को ख़त्म हुई। अजय और उसके घर वाले चले गए। श्रद्धा अपने कमरे में आकर धम से बेड पर गिर गई। उसमें कपड़े चेंज करने की भी हिम्मत नहीं थी। बेटी, अभी तक तुमने चेंज नहीं किया? मॉम, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही, बहुत थक गई हूँ, बहुत हैवी कपड़े हैं। बेटी, चेंज कर लो, मैं तुम्हारे कपड़े अलमारी से निकाल कर बेड पर रख देती हूँ। बड़ी मुश्किल से श्रद्धा ने अपने कपड़े चेंज किए और फौरन ही बिस्तर पर गिरकर सो गई। नाश्ते की मेज़ पर श्रद्धा की माँ और पापा बातें कर रहे थे। श्रद्धा बुझे कदमों से चलती हुई आई और कुर्सी पर बैठकर टेक लगा लिया। थकान उतरी नहीं बेटी? नो मॉम। बेटी, ये अमेरिका तो है नहीं कि एक साइन करने से शादी हो जाए। ये इंडिया है, यहाँ पर बहुत रस्म और रिवाज होते हैं। लो बेटा, आलू का पराठा खाओ और अच्छी तरह से नाश्ता करो। नाश्ता खत्म करके वो अपने कमरे में आई और नौकरों से कहकर अपनी चीज़ें उठवाने लगी। श्रद्धा अलमारी के पास खड़ी थी कि एकदम उसे बहुत ज़ोरदार चक्कर आया और वो अलमारी का दरवाज़ा पकड़े पकड़े नीचे जा गिरी। नौकरानी ने दौड़कर श्रद्धा को उठाया, मगर उसे बराबर चक्कर आ रहे थे। नौकरानी ने शोर मचाया। श्रद्धा के माँ बाप आ गए। दोनों बहुत परेशान हुए। उन्होंने विशाल मल्होत्रा को कॉल की तो उसने डॉक्टर को भिजवाया। रात को श्रद्धा की बारात भी थी। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गए। उन्होंने श्रद्धा का ब्लड प्रेशर चेक किया तो बोले कि बहुत लो है। एक इंजेक्शन लगाया और कहा कि बच्ची को खाने पीने के लिए दें। इंजेक्शन लगने से श्रद्धा थोड़ा ठीक महसूस कर रही थी। हर 2 घंटे के बाद उसे फ्रेश फ्रूट्स का जूस दिया जा रहा था। शादी का मंडप सज चुका था। श्रद्धा भी आ चुकी थी। दुल्हन के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी। फेरे हो गए। श्रद्धा की मांग में अजय ने सिंदूर लगाया और दोनों पति पत्नी के अटूट बंधन में बंध गए। श्रद्धा के सिर में फिर हल्का हल्का दर्द शुरू हो गया। वो अपनी सास सुनीता से कहकर सजे हुए स्टेज पर बैठ गई। अजय उसके बराबर में बैठा हुआ था। मौका देखकर वो श्रद्धा के करीब हुआ। उसके कान में कहने लगा, तुम लंबे बालों में और भी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। आपको लंबे बाल पसंद हैं तो मैं अपने बाल बढ़ा लूँगी। जब रस्में ख़त्म हो गई तो विदाई का समय आ गया। श्रद्धा रोते हुए अपने माता पिता के गले लग गई। उसके बाद अमरीश ने उसको रोते हुए गाड़ी में बिठा दिया। गाड़ी तक आते आते भी श्रद्धा को चक्कर आ रहे थे, मगर वो गाड़ी का गेट पकड़े अंदर बैठ गई। श्रद्धा घर आ गई। अजय ने कहा तो उसने आंखें खोल दी। सुनीता और निधि दोनों से पहले ही घर के लिए निकल गई थीं ताकि दुल्हन का स्वागत कर सकें। जब श्रद्धा गाड़ी से नीचे उतरी तो एकदम लहरा गई। सुनीता, निधि और बहुत से लोग उसके स्वागत के लिए खड़े थे। श्रद्धा ने एक कदम बढ़ाया तो दोबारा लहरा गई। अजय ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे थाम लिया। लो भाई, अजय भैया तो गए काम से, इनकी ड्यूटी तो भाभी ने अभी से लगा दी है, निधि ने हंसते हुए कहा। श्रद्धा धीरे धीरे चलती हुई घर की चौखट तक आई। वो मुश्किल से अपने आप को संभाल रही थी। उसने सोचा इतने सारे लोगों के सामने तमाशा न बन जाए, मगर उसका धैर्य टूट गया। घर प्रवेश की रस्म के लिए सुनीता दूल्हा दुल्हन की आरती उतार रही थी। श्रद्धा एकदम लहराई, अपना संतुलन न रख पाई और वो गिर गई। साथ ही उसका हाथ सुनीता के हाथों में थामी हुई थाली पर पड़ा तो थाली भी नीचे जा गिरी। सब कुछ जमीन पर बिखर गया। अजय ने श्रद्धा का सिर अपनी गोद में रख लिया, जबकि सुनीता की निगाहें गिरी हुई थाली पर थीं, जो कि बहुत बड़ा अपशगुन था। श्रद्धा के मुंह पर पानी की छींटे मारे गए तो उसने अपनी आंखें खोली। अजय ने उसे उठकर कमरे में बेड पर लिटा दिया। श्रद्धा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। विशाल के कहने पर अजय ने डॉक्टर को कॉल की। जब डॉक्टर आए तो उन्होंने कहा कि इसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो है। साथ ही इंजेक्शन लगाया, कुछ मेडिसिन दी और कहा कि इसके कुछ टेस्ट करवाने हैं। श्रद्धा ने अपने माँ बाप को बताने से मना कर दिया क्योंकि वो पहले ही बेटी की जुदाई में उदास थे। श्रद्धा उनको और परेशान करना नहीं चाहती थी। श्रद्धा के माँ बाप जब सुबह नाश्ते के साथ श्रद्धा से मिलने मल्होत्रा हाउस पहुंचे तो श्रद्धा की तबीयत बहुत बोझिल हो रही थी। उसके सिर में कुछ हो रहा था जो वो अपने शब्दों में नहीं बता पा रही थी।
अजय बेटा, आप और श्रद्धा चलो आज हमारे साथ। श्रद्धा के बाप ने बोला तो वो कहने लगा कि एक्चुअली अंकल, आज मेरे कुछ दोस्त मिलने आ रहे हैं, अगर आप माइंड ना करें तो मैं शाम को श्रद्धा को आपके घर छोड़ दूँ। कोई बात नहीं बेटा, जैसे आप दोनों को ईजी लगे। दरअसल अजय श्रद्धा को टेस्ट करवाने के लिए ले जा रहा था। श्रद्धा ने टेस्ट करवाए और सैंपल दे दिए। रिपोर्ट्स शाम तक मिलनी थी। शाम को रिपोर्ट लेकर जब अजय ने डॉक्टर को दिखाई तो वो कहने लगा कि चिंता की कोई बात नहीं है, बस खून की कमी है, मैं दवा लिख कर दे रहा हूँ, आप शुरू कर दें, श्रद्धा ठीक हो जाएगी। श्रद्धा ने अपने रिसेप्शन की डिनर की डेट थोड़ी आगे करवा दी थी। उसका कहना था कि दवा खाकर थोड़ा फिट हो जाए तो फिर वो एंजॉय कर सकेगी। श्रद्धा सुबह सोकर उठी तो अजय उसे देखकर हैरान हो गया। उसका रंग हल्दी की तरह पीला हो रहा था, आंखों के आगे काले गड्ढे भी हो रहे थे। श्रद्धा बराबर अपनी मेडिसिन ले रही थी, मगर फिर भी उसकी हालत होना उसको चिंता में डाल रहा था। डॉक्टर के कहने पर श्रद्धा को ब्लड चढ़ाया गया, जिससे श्रद्धा नॉर्मल होने लगी। वो अब देखने में थोड़ा ठीक लग रही थी। उसके चेहरे पर थोड़े लाली आ गई। सब लोग रिसेप्शन डिनर की तैयारी कर रहे थे। उस दिन श्रद्धा बहुत सुंदर लग रही थी। तैयार होकर वो अपने आप को आईने में देखने लगी। देखते देखते वो रुक गई। जब ब्यूटिशियन ने उसके बाल लगाए थे तो वो घुटनों को छू रहे थे, मगर अब बाल घुटनों से भी लगभग 3 इंच नीचे थे। फिर उसने सोचा शायद इतने दिन गुजरने पर वो लूज होकर नीचे हो गए हैं। रेडी होकर जब वो नीचे आई तो श्रद्धा के माँ बाप उसको देखकर उसकी बलाएं लेने लगे, शुक्र अदा करने लगे कि श्रद्धा थोड़ी ठीक लग रही है। सब लोग श्रद्धा की अच्छी होती हुई तबीयत से खुश थे। रात श्रद्धा सो रही थी तो एकदम उसके दिल की धड़कन अजीब सी होने लगी। वो नींद में सर इधर उधर करने लगी। उसके सर में अचानक दर्द होने लगा, जिससे उसकी आँख खुल गई। अजय, वो मुश्किल से बोल पाई। अजय की आँख उसकी आवाज़ पर खुल गई। श्रद्धा ने दोनों हाथों से अपना सिर थाम रखा था। अजय ने गिलास में पानी डाला और श्रद्धा के होठों से लगाया। पानी पीकर श्रद्धा बेड से टेक लगाकर बैठ गई। उसके सिर में धमाके हो रहे थे। तुम मेडिसिन तो ले रही हो ना? जी अजय, मैं बराबर दवा ले रही हूँ, पर मेरा सर फट रहा है। तुम ये पेन किलर तो लो, शायद सर में दर्द कम हो जाए। अजय ने उसे गोली देते हुए कहा। उस समय रात के 3:30 बज रहे थे। श्रद्धा, मैं सोच रहा हूँ कि हम थोड़े दिनों के लिए अमेरिका चले जाते हैं। जब से तुम यहाँ आई हो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, शायद वहाँ जाकर तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए। कुछ दिन बाद अचानक श्रद्धा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसको अस्पताल में एडमिट कर लिया गया। उसके ब्लड की स्टेज मरने की हद तक नीचे आ गई थी। उसे फ़ौरन ब्लड चढ़ा दिया गया। श्रद्धा के माँ बाप सकते की हालत में थे। फिर उन सब ने फ़ौरन अमेरिका जाने का फैसला कर लिया। सबके टिकट्स कन्फर्म हो गए थे। श्रद्धा लेटी हुई थी। उसे देखकर अजय को डर लग रहा था। वो बिल्कुल ढांचा बन गई थी। सफ़ेद होठ, आंखों के नीचे गड्ढे, पीली रंगत। उसका एक हाथ हर समय सर के पिछले हिस्से में रखा होता। श्रद्धा को सर में हर समय कुछ अजीब सा महसूस होता था। उसके सर से पैर तक टेस्ट हो चुके थे, मगर रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता था। अच्छा, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? ऑफ कोर्स डियर, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। देखना, जब तुम अमेरिका जाओगी ना तो वहाँ एक से एक डॉक्टर्स हैं। यहाँ तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। भगवान करे जो तुम कह रहे हो वैसा ही हो। अजय, मेरे कारण तुम्हारे जीवन से खुशियाँ चली गई हैं। इससे तो अच्छा था तुम किसी और से शादी कर लेते। श्रद्धा, स्टॉप इट। मैंने तुमसे खुद शादी की है। तुमसे बेहतर मेरी जीवन साथी और कोई नहीं हो सकती थी। अजय, अगर मैं मर गई ना तो तुम मेरे माँ बाप का प्लीज़ बहुत ख्याल रखना। शट अप श्रद्धा, बंद करो अपनी ये फिजूल बातें। ओके बाबा, आई एम सॉरी, अब नहीं करूँगी ऐसी बातें और ना तुम्हें कभी तंग करूँगी, श्रद्धा ने कहा और लंबी सांस लेकर आंखें मूंद ली। श्रद्धा, उठ जाओ, तुम भी क्या याद करोगी? देखो, तुम्हारे पति देव ने तुम्हारे लिए आज अपने हाथों से नाश्ता बनाया है। अजय ट्रॉली लेकर कमरे में आया, मगर श्रद्धा ने आंखें नहीं खोली। उठ जाओ श्रद्धा, 10 बज रहे हैं। भूल गई क्या? आज की टिकट्स हैं, हमने अमेरिका जाना है। फटाफट नाश्ता करो और तैयार हो जाओ। मगर श्रद्धा तो सोती रही। यार, तुम्हारी दवा में भी नींद तो होती है, मगर आज तो तुम्हें जाना है, इसलिए उठो। ये कहकर अजय ने श्रद्धा का हाथ थामा तो उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। अजय चौंक गया। उसने श्रद्धा को बहुत आवाज़ें दी, लेकिन वो बेसुध पड़ी थी। अजय ने अपना सर श्रद्धा के सीने पर रख कर उसकी धड़कन सुनी, मगर वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। श्रद्धा, श्रद्धा, वो इतनी ज़ोर से चीखा कि विशाल और सुनीता दौड़ते हुए आ गए। क्या हुआ अजय? श्रद्धा, उसने सिर्फ इतना ही कहा। सुनीता ने आगे बढ़कर श्रद्धा को आवाज़ दी, फिर उसे झंझोड़ा। विशाल ने फ़ौरन डॉक्टर को कॉल की। डॉक्टर घर पहुंचा। श्रद्धा की नब्ज़ चेक की, आंखों को देखा और अफसोस से सर झुका लिया। मिस्टर विशाल, श्रद्धा अब हमारे बीच नहीं रही। ये सुनकर तो सबके पैरों से ज़मीन निकल गई। विशाल ने अपनी बेटी निधि को बुला लिया और साथ ही हिम्मत करके श्रद्धा के माँ बाप को भी खबर दे दी। वो तो नंगे पांव दौड़ते हुए घर में आ गए, चीखों पुकार मचाने लगे। श्रद्धा, श्रद्धा, इसको क्या हुआ? ऐसे कैसे हो सकता है? ये नहीं मर सकती। अजय भी कहने लगा कि रात तो मुझसे ठीक तरह से बातें कर रही थी,
देखें ना, आप नहीं उठ रही। डॉक्टर के अनुसार श्रद्धा को मरे हुए काफ़ी घंटे हो चुके थे। सब लोग शॉक्ड थे। श्रद्धा की अर्थी की तैयारी की जा रही थी। उसको अभी सुहागन की तरह सजाना था अंतिम यात्रा पर जाने के लिए। निधि कमरे में आई। उसे श्रद्धा को स्नान करवाना था। उसने श्रद्धा का सर अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। श्रद्धा को उठाना चाहा तो उसके लंबे बाल आगे झूल गए। ओह, ये तो निकाले ही नहीं। निधि को उन्हें देखकर ख्याल आया। निधि के साथ सुनीता भी थी। उन्होंने श्रद्धा को पकड़ा और निधि ने श्रद्धा के बालों को पकड़ा ताकि उन नकली बालों को असली बालों से अलग कर सके। जब उसने बालों की तह टटोली तो वो धक से रह गई। पल भर को जैसे उसकी जान निकल गई। उसके शरीर में सनसनाहट होने लगी। श्रद्धा के अपने बालों में जुड़े नकली बालों में से कुछ कुछ गुच्छे सर की तरफ जा रहे थे और उनके सिरे सर के अंदर धंसे हुए थे और फूलकर काफ़ी मोटे हो रहे थे, जैसे कि श्रद्धा की खोपड़ी में घुसे हुए थे। उस जगह से श्रद्धा का सर उसके अपने असली बालों से खाली हो चुका था। खून भरे बाल खोपड़ी में घुसे होने के कारण श्रद्धा की खोपड़ी जगह जगह से चटकी हुई थी। दरारें इतनी खुली हुई थी कि श्रद्धा का दिमाग नजर आ रहा था। निधि ने झट बाल वापस छोड़ दिए और श्रद्धा का सिर वापस नीचे रख दिया। क्या हुआ निधि? सुनीता बोली, मगर निधि अपनी जगह जैसे सुन्न हो गई थी। ये क्या है माँ? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। माँ, पापा, अजय, अंकल, आंटी, सबको बुलाएं, निधि ने खूब चिल्लाते हुए कहा। सुनीता हैरान नज़रों से उसे देखती बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। फिर उन सबके साथ कमरे में वापस हुई। क्या हुआ निधि? अजय बोला। निधि ने सबको श्रद्धा का सर दिखाया तो सब अपनी अपनी जगह जैसे जम गए। कहा था इसने मुझसे कि मुझे मेरे सर में कुछ हो रहा है और हम टेस्टों के चक्कर में पड़े रहे। एक बार भी इसके सर में नहीं देखा। अंकल, मुझे तो ये कुछ और ही चक्कर लग रहा है। निधि श्रद्धा के बाप से कहने लगी। क्या मतलब? अंकल, मैं एक बाबा को जानती हूँ, मैं उसको बुलाती हूँ। थोड़ी देर बाद वो बाबा कमरे में आया। उसका अंदाज आम आदमियों से अलग था। गले में माला, माथे पर तिलक और लंबी चोटी। उसने श्रद्धा को बालों को छुआ और चौंक कर पीछे हट गया और बोला, जितनी जल्दी संभव हो इस बच्ची का अंतिम संस्कार कर दो। मगर बात क्या है? क्या हुआ मेरी पत्नी के साथ? अजय बोला। असल में तुम्हारी पत्नी को डायन के बालों ने मारा है। उस आदमी की बात सुनकर सब हक्का बक्का रह गए। ये सुनते ही निधि की नज़र श्रद्धा के नकली बालों पर पड़ी तो वो चौंक गई। जब उसने वो बाल लिए थे तो वो घुटनों तक आ रहे थे, मगर अब बिस्तर पर फैले श्रद्धा के बाल उसके टखनों तक पहुंच रहे थे। डायन के बाल? विशाल मल्होत्रा बोले। हाँ, इस बच्ची के सर में डायन के बाल हैं। डायन की सारी शक्ति उसके बालों में होती है। ये बाल जिंदा हैं। असल में ये बाल जिंदा डायन के शरीर से अलग किए गए हैं, तो ये उसी समय से जिंदा हैं और इस बच्ची के खून से अपनी प्यास बुझाकर अभी तक जीवित हैं। इसी कारण इस बच्ची की मौत हुई है। उस बाबा ने कहा तो सबको साफ सूंघ गया। तभी तो श्रद्धा में बार बार खून की कमी हो रही थी। उसका सारा खून डायन के बाल चूस रहे थे। फिर वो आदमी बोला, इस बच्चे के बालों को तुरंत नष्ट करना होगा, वरना ये किसी और को अपना शिकार बना लेंगे। आपकी बच्ची के शरीर से आखिरी खून की बूंद चूस कर ये अपने आप उसके सर से अलग हो जाएंगे। इन बालों को तो नष्ट करना ही होगा। उसके हर वीक बालों को भी कानून की गिरफ्त में लाना होगा, ताकि हमारी तरह किसी और की बच्ची अपनी जान से हाथ ना धोए। विशाल बैठे विशाल मल्होत्रा ने कहा। फिर उस बाबा ने अपने कंधे पर लटके थैले से एक धागा निकाला और फिर निधि से बोला, इस धागे को बच्ची के अपने बाल और डायन के बालों को मिलाकर गांठ बांध दो। पर यह धागा किस लिए है? ये पवित्र और शक्तिशाली धागा है। इस धागे की शक्ति इन बालों को बच्ची के शरीर से अलग न होने देगी। फिर श्रद्धा की अर्थी तैयार करके उसे शमशान घाट ले जाया गया और फिर सिसकियों और आहों के साथ उसकी चिता को अग्नि दे दी गई। चिता को अग्नि मिलते ही श्रद्धा के बालों ने लहराना शुरू कर दिया। वो बार बार ऊपर उठते और फिर श्रद्धा के शरीर पर जा गिरते। ऐसा लगता था जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें अपनी तरफ खींच रही हो। चिता जलना शुरू हो गई। सबने अपनी नाक को हाथ से पकड़ लिया। हवा में सड़े हुए खून की बदबू फैल गई। चिता जलती रही और फिर राख बनकर ढेर हो गई। विशाल मल्होत्रा ने अपने दोस्त डीएसपी से बात की। उन्होंने उस दुकान पर छापा मारा और छानबीन में अमर और प्रेम समेत उनके पूरे गिरोह को पकड़ लिया, जिनकी तलाश पहले से पुलिस को थी। श्रद्धा के माँ बाप वापस अमेरिका चले गए। आए तो वो यहाँ दोबारा बसने थे, मगर यहाँ रहकर उन्हें श्रद्धा की याद बार बार दुख देती थी। अजय भी कुछ दिनों के लिए उनके साथ अमेरिका चला गया, जबकि विशाल, सुनीता और निधि गुजरे दिनों की अच्छी यादों के सहारे श्रद्धा के बिछड़ने के गम को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।